नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। तीसरा इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला और पर्यटन महोत्सव शुरू। सीएम धामी ने किया उद्घाटन। नेपाल और भारत की लगाई गई स्टॉल्स। सीएम धामी का हरिद्वार द्वारा 62वें अखिल भारतीय शास्त्रोत्सव समापन में की शिरकत। बाबा रामदेव भी रहे मौजूद। विपक्ष द्वारा इस्तीफे की मांग पर विधानसभा अध्यक्ष का बयान। रितु खंडूरी ने कहा, सदन की मर्यादा बनाए रखना अध्यक्ष का कर्तव्य। पर्यटन नगरी रानीखेत के गांधी चौक पर शराब की दुकानें खोलने का विरोध। महिला कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। कहा, क्षेत्र में बढ़ने लगी अराजकता। और उत्तराखंड चारधाम यात्रा के पहले दिन 1,65,000 रजिस्ट्रेशन। सबसे ज्यादा केदारनाथ के लिए हुए पंजीकरण। प्रशासन तैयारियों में है जुटा। उत्तराखंड में धामी सरकार के 23 मार्च को 3 साल पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर प्रदेश भर में जिला मुख्यालय पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें सरकार की 3 साल की उपलब्धियों को बताया जाएगा। मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को नमन करता हूं, जिन्होंने 2022 में आम चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड में एक मिथक तोड़कर, एक परिपाटी बदलकर, एक इतिहास बनाकर उत्तराखंड स्थापना के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी को फिर से सेवा का मौका दिया, हमको सरकार में आने का मौका दिया और हमने लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन लेकर अनेक उत्तराखंड की जनआकांक्षाओं के अनुरूप यहाँ की माताओं बहनों के उत्थान के लिए, नौजवानों को रोजगार से जोड़ने के लिए, यहाँ के मूल अस्तित्व को बचाने के लिए अनेक निर्णय, ऐतिहासिक निर्णय हमने लिए। विपक्ष द्वारा इस्तीफे की मांग पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने कहा है कि सदन की मर्यादा बनाए रखना अध्यक्ष का कर्तव्य है और मैं यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश कर रही हूं। सिर्फ उत्तराखंड या देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हमें देख रही है। देखिए, ऐसा है, मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करना चाहूंगी। मेरा जो स्पीकर का रोल होता है, स्पीकर का जो कार्य होता है, वो सदन की गरिमा रखना है, सदन को डिसिप्लिन्ड तरीके, अनुशासित तरीके से चलाने का कार्य है और वो मैं उस दायित्व को पूरी तरह से निभाने का प्रयास करती हूँ। और उस दिन भी मैं वही प्रयास कर रही थी कि सदन की गरिमा, क्योंकि हमें केवल उत्तराखंड नहीं, भारत नहीं, पूरे देश विदेश में देखा जाता है और बहुत हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा आचरण कैसा है। उसके बाद ये कहा गया कि मैं खड़ी हो गई, मैं अग्रेसिव हो गई। स्पीकर का खड़ा होने का मतलब यही होता है, एक संदेश देने का प्रयास स्पीकर करता है कि जब स्पीकर खड़ा हो गया तो विधायक जो गण है वो बैठ जाए। यही एक संदेश होता है। और अगर आप पुरानी कार्रवाई उठा के देखेंगे, इसी तरह की चीज होती है कि जब स्पीकर खड़े होते हैं तो इसमें अग्रेसिवनेस की कोई बात ही नहीं थी। तीसरा इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला और पर्यटन महोत्सव 2025 का आयोजन आज से शुरू हुआ। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कंचनपुर उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष पीतांबर जोशी ने किया। नेपाल से सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री राजेंद्र सिंह रावल, प्रदेश सरकार के विधायक आदि भी इसमें शामिल हुए। मेले में 50 स्टॉल नेपाल से और 70 स्टॉल भारत से लगाई गई हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण में नेपाल की सनातनी जनता ने भी अपना अमूल्य योगदान दिया। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, जो हमारी साझी सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक एकता का प्रतीक है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत और नेपाल के संबंधों को
और अधिक मजबूती प्रदान हो रही है। उसके लिए अनेक काम किए जा रहे हैं। उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से केदारनाथ एवं पशुपतिनाथ के बीच आध्यात्मिक एकता सजीव हुई है, वो अपने आप में अद्वितीय है। मुझे प्रसन्नता है कि ये मेला भारत और नेपाल के बीच जो हमारे सांस्कृतिक संबंध हैं, उनके साथ साथ जो व्यापारिक संबंध हैं, उन व्यापारिक संबंधों को भी बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। अल्मोड़ा जिले की पर्यटन नगरी रानीखेत में गांधी चौक पर जिला, ब्लॉक, नगर और महिला कांग्रेस के आह्वान पर सोनी, देवलीखेत और जालीखान क्षेत्र में शराब की दुकानें खोलने का विरोध किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और रानीखेत विधायक प्रमोद नैनवाल का पुतला दहन किया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि जब से प्रमोद नैनवाल रानीखेत के विधायक बने हैं, तब से क्षेत्र में अराजकता, शराब तस्करी, जमीनों पर जबरन कब्जा और मारपीट आदि की घटनाएं बढ़ गई हैं। चंपावत के मुख्य मूल्यांकन केंद्र राजकीय इंटर कॉलेज लोहाघाट में उत्तराखंड विद्यालय परिषद का बोर्ड मूल्यांकन कार्य प्रशिक्षण के साथ शुरू हो गया। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन के लिए चंपावत, पिथौरागढ़ के उप प्रधान परीक्षक और अंकेक्षकों की तैनाती की गई। बोर्ड मूल्यांकन के मुख्य नियंत्रक मुख्य शिक्षा अधिकारी मेहरबान सिंह बिष्ट ने सभी शिक्षकों को पारदर्शी मूल्यांकन करने का निर्देश देते हुए सभी को शुभकामनाएं दी। कि जो हमारा मुख्य जो हमारा मूल्यांकन केंद्र है, इस मूल्यांकन केंद्र पर उत्तराखंड विद्यालय परिषद बोर्ड द्वारा यहाँ पर 100 परीक्षक, अंकेक्षक और प्रधान परीक्षकों की नियुक्ति की गई है। और इसमें हमारे इस केंद्र पर पूरे जो हमारे केंद्र को निर्धारित कोटा है, वो हाई स्कूल में 21,147 और इंटरमीडिएट में 5,586, कुल 26,733 कॉपी लगभग हमारे इस मूल्यांकन केंद्र पर जांची जानी है। इसमें हमारे जो पूरे केंद्र के जो मुख्य नियंत्रक होंगे मेहरबान सिंह जी, उन्होंने भी हमें आज बधाई संदेश दिया है। मुख्यमंत्री के दिवस अधिकारी शासन में अनुसचिव सुभाष चंद्रा ने लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इस दौरान अनुसचिव ने मरीजों से बात कर अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। दिवस अधिकारी ने नगरपालिका हॉल में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर मुख्यमंत्री की घोषणाओं की समीक्षा की और साथ ही जनता की समस्याओं को भी सुना। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने अप्रैल के पहले सप्ताह में पंचेश्वर में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एंगलिंग प्रतियोगिता और गुमदेश के प्रसिद्ध ऐतिहासिक चैतोला मेले के उद्घाटन में आने का निमंत्रण दिवस अधिकारी जी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा। आदरणीय इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के दिवस अधिकारी हम सब लोगों के बीच में लोहाघाट विधानसभा में रहे। उन्होंने जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं थी, जिनमें भी थोड़ा सा गति नहीं हो पा रही थी, उसको गति प्रदान करने के लिए विभागीय अधिकारियों के से उसकी समीक्षा की। और हर वो चाहे यहाँ सभी लिफ्ट पेयजल योजना से संबंधित हो, वो चाहे नजून भूमि से संबंधित हो, वो चाहे जो हॉस्पिटल का भी आज निरीक्षण किया है, हॉस्पिटल की जो व्यवस्थाएं हैं वो क्यों चरमाई हुई है और उसको किस स्तर से उसको ठीक किया जा सकता है, उसमें भी काफी चर्चा पर चर्चा की। रामनगर के रोडवेज डिपो के पास स्थित मोहल्ला में इंदिरा कॉलोनी की दर्जनों महिलाओं ने नगरपालिका कार्यालय पहुंचकर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी आलोक उनियाल का घेराव किया। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने बताया कि इस क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से सड़क पर अतिक्रमण करने के उद्देश्य से कुछ सीढ़ियों का निर्माण किया गया, जो पूरी तरह से गलत है। नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी आलोक उनियाल ने बताया कि इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से प्रार्थना पत्र दिए गए थे। इसके बाद पालिका द्वारा एक टीम का गठन किया गया। मौके का निरीक्षण करने के बाद अतिक्रमण की पुष्टि की गई। इस व्यक्ति को 3 दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस भेजने की कार्रवाई की जा रही है। ये मामला ऐसा है, रोडवेज के पीछे एक हमारी गली है, वो रोडवेज से धरना प्रदर्शन करके वो गली ली गई है। 8 फुट की गली है
उसमें पीछे से रहने वालों के घर हैं। जो पूर्व में रहते थे उन लोगों का किसी का रास्ता नहीं है, गली में कोई सीढ़ी कोई कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी हमें पता चला कि उस व्यक्ति ने अपना घर बेच दिया, बेचने के बाद दूसरे को दे दिया। तो दूसरे व्यक्ति से उसने कहा होगा मेरा पीछे को रास्ता है, लेकिन गली में कोई रास्ता नहीं है। तो उस बंदे ने वहाँ पर जो है सीढ़ियाँ निकाल के रास्ता निकाल दिया गली के अंदर। तो सारी महिलाएं जो यहाँ पर आई हुई हैं वो इसीलिए आई कि वहाँ पर से अतिक्रमण हटाया जाए। हमारे अवर अभियंता और हमारे टैक्स और हमारे सफाई निरीक्षक ये सभी लोग थे और उनके द्वारा एक रिपोर्ट सबमिट की गई है जिसमें उस अतिक्रमण की पुष्टि की गई है। और साथ ही साथ में चूँकि वो एक नजूल भूमि रामनगर में है तो उसमें हमें चूँकि परगना मजिस्ट्रेट हमारे उनके वो होते हैं स्वामित्व उसमें राज्य सरकार का होता है, तो उनसे भी उनकी भी नॉलेज में लाया गया है मैटर, उनसे भी हम लोगों ने मैटर डिस्कस कर लिया गया है। तो आज ये हम लोग उनको एक नोटिस की कार्रवाई कर रहे हैं और नोटिस की कार्रवाई के बाद हम उनको 3 दिन का समय देंगे जिसमें वह अतिक्रमण जो है वो स्वयं से हटा लेंगे। अन्यथा की दशा में नगर पालिका फिर उसको 3 दिन के बाद उसको अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेगी। हल्द्वानी के गोलापार क्षेत्र में सड़क निर्माण को लेकर पिछले 8 महीने से परेशान ग्रामीणों का विरोध आखिरकार रंग लाया। प्रशासन ने उनकी बार बार की मांगों को नजरअंदाज कर दिया तो ग्रामीणों ने भूख हड़ताल पर बैठने का बड़ा फैसला किया। इनका साफ कहना था कि जब तक सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं होगा वो पीछे नहीं हटेंगे। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया। तहसीलदार सचिन कुमार मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि सड़क निर्माण कार्य आज से ही शुरू कर दिया जाएगा। ये तो हल्द्वानी अकेला थोड़ी है। आप हल्द्वानी को गोल घेरे में पूरा देखो तो सही कि वैकल्पिक रास्ते की तो मैं जब मेरा चुनाव था मैं तो तब भी बोलता था वैकल्पिक रास्ता अगर नहीं बनेगा तो यही रहेगी हालत। कोई कहीं से टूट रहा है, कोई कहीं से टूट रहा है, पूरा शहर अर्थव्यवस्था वहाँ देखो काठगोदाम। एक पुल ने पूरा ऐसा जाम लगाया, जब तक वैकल्पिक रास्ता नहीं बनेंगे, जब तक ये रास्ते नहीं मजबूत तरीके से इनका कोई जब तक इनका वर्गीकरण नहीं होगा, इस पूरे हल्द्वानी को बहुत बड़ी जरूरत है। इसको दोबारा रिक्रिएट, इसको दोबारा इसका होना चाहिए एक तरह से पुनर्निरीक्षण कि किस तरह से कहाँ सड़क बने, कहाँ इसका बाईपास बने। इन्होंने आज जब देखा कि मीडिया में ज़्यादा सोशल मीडिया में वायरल हो गई कोई चीज़ और जहाँ कहीं ना कहीं नाकामी कहें या शासन प्रशासन की भूल कहें या हम कहें कि लापरवाही, तो उसके देखते हुए आन बान शान में आज इन्होंने तुरंत कार्य स्टार्ट किया गया। कार्य स्टार्ट करने के बाद पेड़ की कटिंग स्टार्ट हो गई और उच्च अधिकारी द्वारा हमारी भूख हड़ताल पर यह आश्वासन दिया गया कि ये कार्य जो है लगातार चला जाएगा। इसलिए हमने भी इन्हें ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया कि जो कार्य है शीघ्र ही तुरंत ही मतलब इसको रुकना नहीं चाहिए, रेगुलर चले। क्योंकि पेड़ कटने का टेंडर ही पीडब्ल्यूडी द्वारा बताया गया कि कल ही स्वीकृत हुआ है, तो तत्काल ठेकेदार से बात करते हुए आज काम शुरू किया। उनको आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द यहाँ पर काम पूरा कराया जाएगा, जिसके बाद उन्होंने अपना अनशन खत्म किया। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उधम सिंह नगर के किच्छा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संबंध में बयान देकर विवादों में घिरे पूर्व राज्य मंत्री और कांग्रेसी नेता सरवर यार खान को लिखित माफीनामा देने के बाद विवाद सुलझता नजर आ रहा है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले किच्छा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रहे हाजी सरवर यार खान ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संबंध में विवादित बयान दिया था। कांग्रेस नेता के बयान के बाद लगातार उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर भाजपाइयों और अन्य लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से कार्यवाही की मांग की थी। उनका माफीनामा हमारे पास आया है, इसलिए सर्वसम्मति से सारे संगठन के लोगों के द्वारा उनको सहृदयता के साथ माफ कर दिया है। जी, कोई भी राजनीतिक दल जो है स्वतंत्रता सेनानियों को बीच में ना घसीटे, और ये दो कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई थी, इसमें स्वतंत्रता सेनानियों को घसीटा गया। कोई भी हम आगे से ये वो करते हैं कि कोई भी राजनीतिक दल स्वतंत्रता सेनानियों को बीच में न लाए।
सरकार के आदेशों के बाद प्रदेश भर में अवैध मदरसों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। उधम सिंह नगर की बात करें तो जगह जगह अवैध मदरसों के खिलाफ कार्यवाही देखने को मिल रही है। सितारगंज, काशीपुर और जसपुर खुर्द में 1 दर्जन से ज्यादा अपंजीकृत और अवैध मदरसों को सीज किया गया है। जिलाधिकारी नितिन भदौरिया के नेतृत्व में प्रशासन की टीम ने रुद्रपुर में अवैध मदरसों के खिलाफ अभियान चलाया। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में प्रशासन की टीम ने रुद्रपुर के गोटिया सुभाष कॉलोनी में 2 मदरसों को सील कर दिया। इसके अलावा जसपुर क्षेत्र में मदरसों पर कार्यवाही की जा रही है। उधम सिंह नगर में जितने भी हमारे मदरसे सर्वप्रथम हम लोगों ने इनका चिन्हीकरण किया गया। इन चिन्हीकरण के अंतर्गत सबसे पहले तहसील खटीमा में कार्रवाई संपादित की गई। उसके बाद तहसील सितारगंज, तहसील आज यहाँ पे हमारा काशीपुर में कार्रवाई चल रही है। तो एक एक तहसील को इसमें लिया जा रहा है और सभी मदरसों में, क्योंकि हमको कुछ फोर्स की भी आवश्यकता होता है, हम लोग करते हैं। पूरी टीम जाकर इसको देखती है, जिसमें समाज कल्याण अधिकारी और माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर भी मौजूद रहते हैं। तो इसमें हमारे 2 फेज में पूरी कार्रवाई संपादित की जा रही है। जिन भी मदरसों को अवैध संचालन पाया जा रहा है वहाँ पे सील लगाई जा रही है और सभी को नोटिस ऑलरेडी जारी किए जा चुके हैं। मंगलौर के बड़े मदरसे में जुमे के बाद आज उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टीम पहुंची और वहां मौजूद मुस्लिम वर्ग के लोगों से बात की और भिक्षा के बदले शिक्षा प्राप्त करने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि हरिद्वार जिले में उत्तराखंड पुलिस की 4 टीमें लगी हुई हैं जो गरीब बच्चों को नशे और भीख की लत से निकालने के प्रयासों में लगी हुई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सभी लोग अपने अपने बच्चों को स्कूलों में दाखिला करवाएं। अगर दाखिले में किसी तरह की दिक्कतें आ रही हैं तो उन्हें कॉल करें, वो सभी की समस्याओं का निदान करेंगे। उत्तराखंड पुलिस की तरफ से ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ऑपरेशन मुक्ति, भिक्षा नहीं शिक्षा। इसका मूल उद्देश्य ये है कि जो शिक्षा से महरूम हैं, वंचित हैं, उनको शिक्षा दिलाई जाए और ऐसी सी धार्मिक जगह पे जाया जाए, मदरसे हों या धर्मशाला हों, जहाँ पे लोगों को जागरूक किया जाए, सचेत किया जाए। और जागरूक सचेत करने के उद्देश्य से ही हमारी टीम जो है आई है। हमारे हरिद्वार जनपद में 4 टीमें लगी हैं। पुलिस का एक मुहिम चली है ऑपरेशन मुक्ति। इसका जो शीर्षक है वो है भिक्षा नहीं शिक्षा दे, अर्थात उन बच्चों को उत्तराखंड पुलिस शिक्षा की ओर प्रेरित कर और शिक्षा से जो वंचित रह जाता है वर्ग, वो बच्चे जो कूड़ा बीनते हैं, जो भिक्षा मांगते हैं, उनको शिक्षा के लिए प्रेरित करना, उनका एडमिशन कराना, ये प्रमुख उद्देश्य हमारा उत्तराखंड पुलिस का है। इसमें जनपद हरिद्वार की जो टीम है, अब तक 2019 से अब तक के हमारे जो एडमिशन कराए हुए बच्चे हैं 511 बच्चे अभी वर्तमान में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। माशाल्लाह ये जो मुहिम हमारा पुलिस प्रशासन यहाँ पर चला रहा है, ये बहुत ही काबिल मुबारकबाद है। और जैसा कि अभी हमारे अधिकारी साहब ने ये बात बताई कि अगर हम इस पर रोक लगा दें और बच्चों से जो है भीख ना मंगवाएं और बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से काम ना कराएं और अपने बच्चों को तालीम की तरफ मुतवज्जह करें, तालीम की अहमियत बताएं, माँ बाप को ये बात उनके सामने रखें कि अपने बच्चों को पढ़ाएं ताकि आपका बच्चा बुलंदियों को छू सके। तो मैं समझता हूँ कि हमारे मुआशरे में, हमारे उत्तराखंड में जो बुराइयाँ फैल रही हैं, खा व नशे की बीमारी हो या चोरी की बीमारी हो या इसके अलावा और खुराफात जितनी भी हैं, मैं समझता हूँ कि शायद वो बाकी नहीं रहेगी। उत्तराखंड में अगले महीने यानी कि अप्रैल से 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है। 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे और उसके बाद केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। ऐसे में 4 धाम यात्रा को लेकर सरकार के साथ साथ व्यवस्थाओं में लगी अन्य विभागों ने भी कमर कस दी है। देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में हर वर्ष होने वाली 4 धाम यात्रा की शुरुआत में 1.5 महीने का समय बचा हुआ है। सरकार के द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू करवा दी गई है। तो वहीं तमाम विभाग जो 4 धाम यात्रा के दौरान मुस्तैदी से काम करते हैं, वो भी तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं 4 धाम यात्रा में GMVN का बड़ा अहम रोल है, जो गेस्ट हाउस में श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था करता है। साथ ही उत्तराखंड सरकार की कमाई का जरिया भी है। GMVN के अधिकारी भी लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं।
जीएमवीएन के मैनेजिंग डायरेक्टर विशाल मिश्रा का इस पर कहना है कि चारधाम यात्रा को लेकर लगातार बैठकें की जा रही हैं। चारधाम यात्रा मार्ग पर जो भी जीएमवीएन के गेस्ट हाउस हैं, उनका रिपेयर का एस्टीमेट तैयार करवा लिया गया है। जीएमवीएन के गेस्ट हाउस गरिमा के अनुरूप हो। केदारनाथ धाम में जीएमवीएन के लगने वाले टेंट की जगह को लेकर जिला प्रशासन से बातचीत की जा रही है। चारधाम टूर पैकेज को भी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। पहला काम तो ये है कि जो हमारे गेस्ट हाउसेस हैं वो गरिमा के अनुरूप हो जाए और रिपेयर वर्क हो जाए उनका। दूसरा, जो केदारनाथ धाम में जो हमारे टेंट वगैरह लगते हैं उसकी जगह का आइडेंटिफिकेशन के लिए वहाँ के जिला प्रशासन से समन्वय कर रहे हैं हम लोग। और हमारी जो वेबसाइट है उस पर हमारे चारधाम के पैकेजेस अपलोड हो जाएं। तो इस तरीके का जो हमारा वर्क है वो चल रहा है और हम लोग से साप्ताहिक समीक्षा कर रहे हैं। वहीं चारधाम यात्रा के लिए जीएमवीएन ने भी ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी है। यात्रा शुरू होने में 1.5 माह का समय बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले ही गढ़वाल मंडल विकास निगम के पास 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की एडवांस बुकिंग आ चुकी है। ऑनलाइन बुकिंग के लिए जीएमवीएन ने अपनी वेबसाइट के साथ ही अन्य वेबसाइट से भी अनुबंध किया है और कॉस्ट के आधार पर श्रद्धालुओं के लिए पैकेज भी बनाए गए हैं। जीएमवीएन के प्रयास हैं कि अधिक से अधिक लोग पैकेज का लाभ उठाएं। ऑनलाइन की हमारी अपनी वेबसाइट है और मेक माई ट्रिप, हमारा मेक माई ट्रिप से अनुबंध है, तो मेक माई ट्रिप के थ्रू भी कर सकते हैं और जीएमवीएन की वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट 100% अपडेटेड है। क्या ये मतलब आम जनता या फिर मतलब जो निचले गरीबों के लिए भी ये पैकेज है? सभी के लिए पैकेजेस हैं। जो हमारी कॉस्ट आ रही है उसके आधार पर ही हम लोगों ने पैकेजेस बनाए हैं और हमारा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पैकेज का लाभ उठाएं और चारधाम यात्रा का आनंद लें। चारधाम यात्रा को उत्तराखंड की आर्थिकी की रीढ़ कहा जाता है। जहां एक ओर आम व्यापारियों को इसका लाभ मिलता है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार को भी चारधाम यात्रा से अच्छा राजस्व प्राप्त होता है। वहीं जीएमवीएन की बात कर ली जाए तो वर्तमान में 96 गेस्ट हाउस हैं। इसमें से 84 गेस्ट हाउस रनिंग हैं। बीते कुछ वर्ष में गेस्ट हाउस, टेंट्स और होटल से जीएमवीएन को करोड़ों का प्रॉफिट हुआ है। देहरादून से कैमरामैन आकाश श्रीवास्तव के साथ संवाददाता हिमांशु बरमूला की रिपोर्ट। इन सभी खबरों के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की